देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। डॉक्टर अविनाश चौधरी पेशे से एक डॉक्टर थे। उनकी उम्र 29 साल थी। वो शहर के सबसे बड़े सिटी हॉस्पिटल में जॉब करते थे। उनकी ड्यूटी ज़्यादातर इमरजेंसी वार्ड में ही लगी रहती थी। अब शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से इमरजेंसी वार्ड हमेशा बिजी ही रहता था। अपनी ज़िंदगी में अविनाश ने भयानक से भयानक केसेस को देखा था, जैसे कि एक्सीडेंट, सुसाइड, जानलेवा हमले और भी कई तरह के केसेस। इन केसेस के पेशेंट को हैंडल करते वक्त भी उन्हें इतना डर नहीं लगा, लेकिन 3 साल पहले हुए एक किस्से को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 3 साल पहले वो दिन उनके उस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। लोगों के लिए एक आम दिन की तरह ही बिजी था। रात के समय करीब 9 बजे डॉक्टर अविनाश अपने पेशेंट की सलाइन चेक कर रहे थे कि तभी उनके कुछ कलीग्स दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने अविनाश को बताया कि अभी के अभी ऑपरेशन थिएटर में उनकी ज़रूरत है। एक इमरजेंसी केस आया है। बिना वक्त गवाए वो अपने साथियों के साथ ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि एक 30 साल की महिला अपने ऑफिस के छत से नीचे गिर गई थी, जिसे कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरी थी, इसलिए उसके सिर से बहुत खून बह चुका था। ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 2 घंटों की सर्जरी के बाद वो सब डॉक्टर्स उसकी ब्लीडिंग रोकने में कामयाब तो हुए, मगर इसमें उसकी हालत में ज़रा भी सुधार नहीं हुआ। उसके आधे चेहरे पर और एक हाथ पर बैंडेज किया गया था। डॉक्टर्स उसके फैमिली को इन्फॉर्म किया और प्रोटोकॉल की वजह से लोकल पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। हालांकि डॉक्टर अविनाश को ये बात बहुत अजीब लगी कि इन्फॉर्म करने के बाद भी ना ही पुलिस वहाँ आई और ना ही उस औरत के परिवार का कोई सदस्य वहाँ पहुँचा। लेकिन हॉस्पिटल में और भी पेशेंट्स होने की वजह से वो अपने काम में बिजी हो गए। रात के करीब 12 बजे नर्स से अविनाश को पता चला कि उस औरत की हार्ट बीट तो नॉर्मल चल रही थी, मगर ज़्यादा खून बहने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ये जानने के बाद कुछ देर अविनाश उस औरत को देखने पहुंचा। वो अकेले ही उसे देखने पहुंचा था। उस दिन हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ छुट्टी पर था, इसलिए अविनाश ने खुद ही उसके ब्लड बैग्स चेंज किए और फिर मॉनिटर पर उसके हार्ट बीट चेक किए। सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वो अपने कैबिन में चला गया। तब तक उस दिन का उसका सारा काम ख़त्म हो चुका था। अपने कैबिन में चेयर पर वो कुछ देर के लिए बैठा ही था कि कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। आधी रात को बाथरूम जाने की वजह से उसकी आंख खुली। बाथरूम जाने के बाद उसने घड़ी में टाइम देखा तो 2:20 हो रहे थे। उसने सोचा कि एक बार उस औरत को देख लिया जाए, इसलिए वो वापस उसे देखने पहुंचा तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। वो औरत अपने बेड पर उठकर बैठी हुई थी। उसके आधे चेहरे पर बैंडेजेस लगे हुए थे, मगर बचा हुआ आधा चेहरा साफ दिख रहा था। उसका ऑक्सीजन मास्क उसके मुंह के बजाय गर्दन पर लटक रहा था। ऐसी हालत में वो उठी कैसे? ये सवाल अविनाश को बहुत बड़ा लग रहा था। तभी अविनाश बोला, क्या आपको कुछ चाहिए मैम? उसके ऐसा पूछते ही उसने ना में अपनी गर्दन हिलाई। तभी अविनाश बोला, आपको सो जाना चाहिए, आपको अभी आराम की ज़रूरत है। उसके ऐसा कहते ही वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराई और उसने कहा, मुझे ऑलरेडी बहुत सारा आराम मिल चुका है, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? उसका ये कहना अविनाश को बड़ा अजीब लगा, पर उस औरत को वापस बेड पर लेटना ज़रूरी था, इसलिए बिना देरी किए अविनाश ने उसकी बात मान ली। जिस पर उस औरत ने कहा, आप मेरे पति से कह दीजिएगा कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है। मैंने उन्हें वो सब करते देख लिया था और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया
उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए वो उसकी ओर बढ़ने लगा। इस बीच वो औरत उसे अजीब तरीके से एक आंख से घूरती ही रही। उसके पास पहुंचने के बाद अविनाश बोला, मैम मैं आपके पति को यह सब बता दूंगा, अभी आप सो जाइए। इसके बाद उसने उसे लेटाया और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया। फिर अविनाश अपने केबिन की ओर निकल पड़ा। केबिन की ओर जाते समय उसके दिमाग में यही सवाल था कि अब तक किसी ने उस औरत को क्यों नहीं देखा, हॉस्पिटल का स्टाफ या फिर कोई और। फिर उसने सोचा कि रात बहुत हो गई है, इसलिए कुछ लोग घर चले गए होंगे। ये सब सोचते हुए वो अपने केबिन में पहुंचा। केबिन में ही वापस उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह 8 बजे अविनाश उस औरत को वापस देखने पहुंचा कि उसकी हालत अभी कैसी है, लेकिन वो बेड खाली था। उसकी तो बेड शीट भी बदल दी गई थी। अविनाश को लगा कि अपनी फैमिली के कहने पर उस औरत को डिस्चार्ज दे दिया गया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी डिस्चार्ज दे दिया जाए। फिर अविनाश कंट्रोल डेस्क पर पहुंचा। वो नर्स जिसने कल रात को उस औरत को अटेंड किया था, वो वहीं पर खड़ी थी। अविनाश ने नाराज होकर उस नर्स से पूछा, मुझसे पूछे बिना उस औरत को किसने रिलीज किया जो केबिन साथ में थी? ये सुनने के बाद वो नर्स चौंकते हुए अविनाश को देखने लगी। अविनाश ने दोबारा इरिटेट होकर कहा, उसके हस्बैंड से कहो कि उसे ले आए, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो अविनाश आगे कुछ बोलता, उसके बीच में ही उस नर्स ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे लगा था आपको किसी ने बताया होगा, उस औरत की तो कल रात को ही मौत हो गई थी। रात के करीब 1 बजे उसका पति उसकी लाश को लेकर चला गया। आप कल काफ़ी देर तक काम कर रहे थे, इसलिए वार्ड के लोगों ने सोचा कि आपको उठाना सही नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद तो मानो जैसे अविनाश के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो। वो ना कुछ बोल पा रहा था, ना ही कुछ सोच पा रहा था। 1 घंटे के बाद उसने अपने रिपोर्टिंग हेड को इन्फॉर्म किया और उस दिन की छुट्टी ले ली। ये सोच सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था कि जिस औरत की लाश उसका पति 1 बजे लेकर ही चला गया हो, वो भला 2:30 बजे उस औरत से कैसे बात कर सकता है। उस औरत की कही हुई बात अभी तक उसे याद थी। करीब 1 हफ्ते के बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि एक बिजनेसमैन ने अपने ऑफिस के छत से गिरकर मौत हो गई थी। वो ठीक उसी जगह से गिरा था जहां से करीब हफ्ता भर पहले उसकी वाइफ ने कूदकर सुसाइड किया था। पुलिस ने जब उसके ऑफिस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि उसका उसकी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चल रहा था। पुलिस का ये मानना था कि शर्म के मारे उसने सुसाइड किया था, तो ऑफिस के लोग ये मान रहे थे कि ये सिर्फ एक हादसा था, क्योंकि उस आदमी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसकी सेक्रेटरी के साथ उसकी बातें बनाएं। ये सब जानने के बाद अविनाश की सब समझ में आ गया। जब उस औरत ने कहा था कि मुझे बहुत ऑलरेडी आराम मिल चुका है, इसका मतलब था कि उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में जब उसने कहा कि आप मेरे पति से ये कह दीजिएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं उन्हें वो सब करते हुए देख ली हूँ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, तब ये बात याद करने के बाद अविनाश बुरी तरह से डर गया। यकीनन उसके कहने का मतलब था कि उसे अपने पत्नी और सेक्रेटरी के बारे में पता चल गया था और वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई थी। ये सब सोचते हुए अविनाश के चेहरे से पसीना टपकने लगा। आज इस हादसे को 3 साल बीत चुके हैं। अविनाश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है और उसकी शादी भी हो चुकी है, मगर जब भी वो इस हादसे को याद करता है तो उसका दिल दहल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रोहन अपनी शिफ्ट पूरी करके अपने कॉल सेंटर के ऑफिस से बाहर पार्किंग में अपनी बाइक के पास आता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी।
रोहन थक हार कर अपनी बाइक का तेल देखने लगता है। उसने देखा कि उसकी बाइक का तेल खत्म हो गया है। बाइक का तेल खत्म होने की वजह से बाइक को अपनी ऑफिस में ही छोड़कर पैदल ही घर जाने लगता है। वो जानता था रात के 11 बज चुके हैं और अब उसे कोई बस नहीं मिलेगी। रोहन का घर ऑफिस से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, जो मेन रोड का रास्ता था। पर रोहन अपने घर जाने के लिए जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाने का सोचता है। पहले तो उसे उस रास्ते के बारे में जाने में डर लग रहा था, क्योंकि वो जंगल का बहुत ही छोटा सा रास्ता था और वहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती थी। जो भी लोग जाते थे पैदल वहाँ से जाते थे, वो भी बस दिन के समय ही जाते थे। रोहन फिर अपने आप से ही बोलता है, यार क्या करूँ, मेन रोड से जाता हूँ तो 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा और जंगल वाले रास्ते से बस 3 किलोमीटर की दूरी में मेरा घर आ जाएगा। चलो इस जंगल वाले रास्ते से ही चलता हूँ, कई बार दिन के समय तो गया ही हूँ और क्या ही हो जाएगा। रोहन शॉर्टकट रास्ते के चलते जंगल वाले रास्ते से ही जाने लगता है। वैसे तो रोहन डरता नहीं था, पर इतनी रात को जंगल में जाने में थोड़ा डर तो स्वाभाविक ही था। रोहन चल ही रहा था, तभी उसे उसके थोड़े आगे ही किसी औरत जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे, वो अपना सिर नीचे झुकाकर रो रही थी। पहले तो रोहन वहीं रुक जाता है, पर इंसानियत के नाते वो उससे पूछने के लिए उसके पास जाता है कि वो यहाँ इतनी रात में जंगल में क्या कर रही है और रो क्यों रही है। रोहन उस औरत के पास जाकर बोलता है, आप कौन हैं और आप रो क्यों रही हैं? रोहन की बात सुनकर वो औरत कुछ नहीं बोलती और अपना सर नीचे की ओर झुकाकर रोती रहती है। उसने अपना सर नीचे की ओर कर रखा था, इसलिए रोहन को उस औरत का चेहरा अभी तक दिखा नहीं था। रोहन अपनी बात जारी रखते हुए फिर एक बार बोलता है, बहन जी आप रो क्यों रही है? मैं आप ही को बोल रहा हूँ, और आप इतनी रात में यहाँ जंगल में क्यों बैठी हैं? इस बार वो औरत रोहन की बात सुन लेती है, पर कुछ नहीं बोलती, बस अपना सिर ऊपर की ओर उठाती है और रोहन को देखती है। जैसे ही रोहन ने उस औरत का चेहरा देखा तो उसका दिल थम सा गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। रोहन ने देखा वो औरत कोई और नहीं बल्कि मधु आंटी थी, पर इनकी मौत तो लगभग 2 साल पहले ही हो गई थी। रोहन बिना टाइम गवाए वहां से अपने पीछे की ओर भागने लगता है। रोहन कुछ दूर ही गया था तो उसने देखा उसके आगे एक आदमी बैठा बीड़ी पी रहा है। रोहन भागते हुए उस आदमी के पास जाता है और हाँफते हुए बोलता है, अंकल मुझे बचा लो। रोहन की बात सुनकर वो आदमी बोला, क्या हो बेटा, और किससे बचाने को बोल रहे हो? तभी रोहन हकलाते हुए बोलता है, वो वहाँ भूत है। रोहन की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो कहाँ है तुम्हारा भूत? रोहन उसे अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, वो वहाँ। वो आदमी फिर से हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो चलो मेरे साथ, मैं भी देखूं। इतना बोलकर वो आदमी रोहन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर ले जाने लगता है। रोहन उसके साथ नहीं जाना चाहता था, पर रोहन कुछ कर नहीं पा रहा था। रोहन को लेकर वो आदमी उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर अभी कुछ देर पहले मधु आंटी थी, पर अब वो वहाँ नहीं थी। रोहन इधर उधर मधु आंटी को देख ही रहा था, पर उसे वो कहीं नहीं दिखती। तभी उस आदमी की ओर देखता है और अब वो आदमी भी वहाँ पर नहीं था। रोहन डरते हुए उस आदमी को आवाज़ देता है, अंकल आप कहाँ चले गए? जब वो उस आदमी को नहीं देख पाता तो फिर से रोहन वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते रोहन अचानक से रुक जाता है और डर से कांपने लगता है। वो देखता है कि वही आदमी अपनी पहली वाली जगह पर बैठकर बीड़ी पी रहा था और उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। उस आदमी की वो मुस्कान रोहन की खून जमा दे रही थी। रोहन जैसे ही अपने पीछे भागने को मुड़ता है तो उसकी सांसें थम गई थी। उसका दिल मानो उसकी छाती फाड़कर बाहर आने को था। उसने देखा उसके पीछे मधु आंटी खड़ी थी और उसका चेहरा सफ़ेद और पूरा फटा हुआ था।
उसके चेहरे पर जगह जगह खून निकल रहा था और मधु आंटी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। वो जितना पास आ रही थी वैसे वैसे रोहन के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मधु आंटी रोहन के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगती है, उसने मुझे क्यों मारा था? मेरी क्या गलती थी? तभी रोहन ने डरते हुए कहा, किसने मारा? तभी मधु आंटी गुस्से के साथ बोलती है, तेरे बाप ने। उसने मुझसे पैसे उधार लिए थे और जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो उसने मेरा गला दबाकर मुझे मार दिया। आज बड़े दिनों के बाद मेरा बदला पूरा होगा। तेरे बाप ने मुझे इसी जगह पर मारा था और अब मैं तुझे। रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो बुरी तरह से फंस चुका था। मगर तभी वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसके ऐसा करते ही मधु आंटी और वो आदमी अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद रोहन उठा और वापस अपने घर भाग आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।